कांग्रेस का बैकग्राउंड और अगर आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जोड़ दें तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो मुस्लिम आरक्षण और मुसलमानों को कुछ ज्यादा देने की जो है ध्वनि निकलती है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बार बार मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूरे विपक्ष को और कांग्रेस को, राहुल गांधी को लगातार घेरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपनी चुनावी सभा में यह मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये जो विपक्ष है, जो इंडी गठबंधन है, राहुल गांधी है, कांग्रेस है, ये गारंटी दें कि जो ओबीसी आरक्षण है, ओबीसी समाज का जो हक है, उस ओबीसी आरक्षण का हिस्सा, ओबीसी का हक मार करके मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आखिर विपक्ष जो है इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखे और खुलकर गारंटी दे कि ओबीसी आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ओबीसी आरक्षण जो ओबीसी का हक है वो छीन करके मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक ओबीसी के हक को उसको हाथ नहीं लगाने दूंगा और ओबीसी का जो आरक्षण है वो मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये मुद्दा बार बार क्यों उठ रहा है। कांग्रेस तो कह सकती है कि हमने तो मुस्लिम आरक्षण की बात ही नहीं करी, हमारे घोषणा पत्र में ऐसा है ही नहीं कि हम मुस्लिम आरक्षण की बात करेंगे। कांग्रेस ये कह सकती है क्योंकि इस तरह इसके बचाव में कांग्रेस के पास कहने के लिए सिर्फ यही तर्क है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लगातार जो प्रहार कर रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है, उसके पीछे पूरी एक कांग्रेस की सोच है और उस सोच को लेकर, उस बैकग्राउंड को लेकर और आज कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको अगर आप जोड़ देते हैं तो 1+1=2 जैसे हो जाता है। उसी तरह से कांग्रेस का बैकग्राउंड और अगर आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जोड़ दें तो उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो मुस्लिम आरक्षण और मुसलमानों को कुछ ज्यादा देने की जो है ध्वनि निकलती है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, कांग्रेस का जो आज का घोषणा पत्र है, कांग्रेस का घोषणा पत्र में ये कहीं नहीं लिखा कि मुस्लिम आरक्षण को देगी, ये शब्द कहीं नहीं लिखा, लेकिन बार बार कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल है। यानी वो बार बार अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यक का जिक्र जो है कांग्रेस के घोषणा पत्र में 1 दर्जन से ज्यादा बार अल्पसंख्यक का जिक्र है और बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, ये एक साफ तौर पर कहा गया है। अब बहुसंख्यकवाद का मतलब है हिंदू, यानी जो हिंदू लोग जो चाहते हैं वो नहीं चलेगा भैया। बहुसंख्यकवाद अगर आप चाहते हैं कि हिंदू लोग चाहते हैं कि भाई आपकी मेजोरिटी है, आप जो चाहते हैं, आप अगर चाहते हैं सीए कानून हो जाए तो वो नहीं चलेगा। आप चाहते हैं कि राम मंदिर बन जाए वो नहीं चलेगा। आप चाहते हैं 370 हटे वो नहीं चलेगा। बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, लेकिन अल्पसंख्यकवाद चलेगा, खूब चलेगा। कई जगह पे अल्पसंख्यक शब्द का जिक्र है। लेकिन सवाल यह कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, क्योंकि अल्पसंख्यक तो बहुत हैं। अल्पसंख्यक तो सिख भी हैं, पारसी भी हैं, अल्पसंख्यक में जैन भी हैं, सब लोग हैं, ईसाई भी हैं। लेकिन दरअसल कांग्रेस जो अल्पसंख्यक कहती है ना, पहली बात तो ये समझ लीजिए, कांग्रेस जब अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल करती है तो उसका मतलब होता है मुस्लिम। अब आप कहेंगे ये मैं कैसे व्याख्या निकाल रहा हूं, ये मेरी व्याख्या नहीं है, मैं आपको अभी कांग्रेस के नेता के मुंह से सुनवा देता हूं कि कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान क्यों होता है। देखिए, कांग्रेस के जो नेता हैं, कद्दावर नेता हैं सलमान खुर्शीद, और ये कद्दावर भी हैं और साथ साथ कानून के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं। कांग्रेस के लिए कानूनी मामले जो हैं यही तैयार करते हैं। अब ये जो सलमान खुर्शीद हैं, ये सलमान खुर्शीद जब यूपीए की सरकार थी, यानी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी चलाते थे, उस सरकार में एक कानून मंत्री थे बाकायदा। सलमान खुर्शीद ने हाल ही में जब विदेश गए तो उनका एक भाषण जो है सामने आया जिसमें उन्होंने 2 बातें कही हैं। उन्होंने एक बात तो, पहली बात उन्होंने कही कि जो यूपीए 1 और यूपीए 2 यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो सरकार बनी थी 2004 और 2009 में, वो कह रहे हैं यूपीए 1 और यूपीए 2 जो सरकार थी वो दरअसल मुसलमानों के कारण बनी थी, मुसलमानों के सहयोग समर्थन से बनी थी, क्योंकि मुसलमानों ने हमको वोट दिया इसलिए हम बने थे। तो वो ये साफ तौर पर मान रहे हैं कि उनकी सरकार मुस्लिम वोट के दम पर बनी थी। एक बात। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि जब हम कहते हैं अल्पसंख्यक, गौर से सुनिएगा, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जब हम कह रहे हैं अल्पसंख्यक
तो इसका मतलब होता है मुस्लिम। अब आप जरा इस बयान को सुनिए अंग्रेजी में, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। साफ तौर पर कह रहे हैं हमारे लिए अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम है। सुनिए जरा। Congress was able to claw back, at least in the urban areas, the more enlightened and more thinking Muslims back to the Congress, and as a result, Congress formed UPA 1 and UPA 2. For the first time since independence, Muslims were referred to as Muslims and not as a minority. In the past, whenever governments wanted to speak about Muslims, they would refer to them as a minority, not as Muslims. The idea being that you don't highlight the Muslim identity and invite unnecessary hostility. So you speak of them in more general terms of minorities, although in minorities what really mattered throughout, either for political reasons or in terms of numbers or in terms of influence in election, was really the Muslim vote, who were about 85% or more of the total minority population. There were Sikhs, there were Christians, there were Buddhists, but not more than 2% Sikhs, not more than 1% Christians, not more than 0.5% of Buddhists, but at least 10% Muslims. Now, as you say, they're about 13% Muslims. Give them schools, give them scholarships, and a huge scholarship program was unleashed for Muslims. But more than that, build up infrastructure in areas where Muslims live. So Muslim concentrated districts, about 90 of them, or minority concentrated districts, about 4 or 5 or 6 were Christian dominated. 1 or 2 were Sikh dominated, and largely Muslim dominated districts were given huge amount of funding to set up infrastructure, schools, road, drinking water, colleges, etc. The idea being that you build up those areas, not necessarily give things to Muslims, but give them to the local population and let the entire population benefit from it under the schemes where they would know that they are getting this benefit because of the Muslim population. There was also a decision that a lot of funding from banks and financial institutions would be given to minorities. There was also a decision about reservations for minorities. Reservations are being given in our country to Dalits, 22%, approved by the Supreme Court. Reservations are given 27% to those who are like Dalits but not Dalits, called OBCs or other backward classes. Out of the 22% reservations that are given to backward communities, the backwards amongst Muslims / minorities would be given a sub-quota of 4%. Election Commission went wild when we made this announcement. They went absolutely crazy, saying you're using religion to propagate politics. And this happened during UP elections, and there was a huge controversy. Then the matters were put to test in the Andhra Pradesh High Court, and Andhra Pradesh High Court said you can't rely upon religion and give 4%. Now, it was a strange thing that the same 4% would be covered in 27 on the same reason and grounds that they were in 27. They were being given a sub-quota of 4% to be equitable, but the court said, no, you can't do this. So if somebody was, say, a person who worked with leather, and he was a Hindu, he would have reservations. But somebody who worked with leather and was a Muslim initially didn't have reservations, finally was included in reservations, but because the Hindu was better off than him and was more likely to get the jobs or the benefits that were given in reservations. तो ये तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए अल्पसंख्यक का मतलब होता है मुस्लिम। अब यहां पर जो कांग्रेस के घोषणा पत्र को जब आप जाएंगे तो इसमें अल्पसंख्यक शब्द बार बार जो इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर क्या कहते हैं? वो कहते हैं अल्पसंख्यकों के लिए उनको अपने हिसाब से कानून रहेंगे। अब भाई अल्पसंख्यकों के कानून कौन से होंगे? मुस्लिम के कानून कौन से होंगे? जाहिर सी बात है, मुस्लिम जो हैं वो शरिया कानून की मांग करते हैं। तो आप क्या देश में शरिया कानून लागू करेंगे? और इसी तरह की चीजें आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस वक्त पूरे यूरोप में जहां जहां मुस्लिम तादाद ज्यादा हुई है, यूरोप में, बाकी अमेरिका में और ब्रिटेन में, दुनिया भर के कई देशों में जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा हुई है,
वहां पर शरिया कानून लागू करने की मांग हो रही है। कई जगह को इसको लेकर दंगे हो चुके, कई जगह इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो चुके, ब्रिटेन में, अमेरिका में, यूरोप के कई देशों में। कई देशों ने तो ये कह दिया कि हम मुस्लिम जो इमिग्रेंट हैं, जो शरणार्थी हैं, हम अपने देश में नहीं आने देंगे, क्योंकि ये यहां पर आकर माहौल खराब करते हैं, यहां पे शरिया कानून लगाने की मांग करते हैं। इस तरह के कई देश, यूरोप के कई देश जो है डिसीजन ले चुके हैं। तो अब वो शरिया कानून जिसको लेकर मुस्लिम लागू करने की बात करते हैं, उस शरिया कानून का क्या ढक छिप कर कांग्रेस समर्थन नहीं कर रही? और कांग्रेस कहने के लिए तो संविधान की बात करती है। तो संविधान तो, भारत का संविधान तो हर नागरिक को बराबर मानता है। वो तो ये कहता है कि निजी कानून नहीं होना चाहिए। हिंदू अपना निजी कानून लाए, ईसाई अपना लाए, सिख अपना लाए, बौद्ध अपना लाए, जैन अपना लाए, तो फिर देश चल लिया। तो वो इसलिए जो है समान नागरिक संहिता की जो कॉमन सिविल कोड है उसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अल्पसंख्यकों उनको अपने उनका कानून लाने की। तो कौन से कानून होंगे? इसका मतलब 3 तलाक आप वापस ले आएंगे कि तलाक 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 कह दो, किसी को तलाक देने का हक है। हलाला आप ले आएंगे, आपको हलाला करने का हक है। आपको 4 शादियां और जो है 26 बच्चे करने का हक है। आपको जो है अपने हिसाब से सब कुछ करने का हक है। और यहां तक कि कांग्रेस का घोषणा पत्र यह भी कहता है कि अपने हिसाब से अल्पसंख्यकों को खाने पीने की भी छूट होगी। खाने पीने में मतलब किस चीज पर खाने में बाहर छूट नहीं है? सिर्फ एक चीज पर छूट नहीं है, और वो है गौ मांस को लेकर के। गौ हत्या भारत में प्रतिबंधित है, और आज से नहीं है, बीजेपी ने प्रतिबंधित नहीं किया। महात्मा गांधी की बात करते थे और उसके बाद से जो है सब सरकारों ने इसको माना। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि सबको, तो इसका मतलब क्या आप गौ हत्या से प्रतिबंध हटा देंगे? तो ये जो अल्पसंख्यक जो बार बार शब्द आ रहा है, इसको समझने की जरूरत है। अब इनको जो है कांग्रेस कुछ ज्यादा देना चाहती है, आम नागरिकों से ज्यादा देना चाहती है, उसको लेकर के सवाल उठ रहा है। अब जब आम नागरिकों से ज्यादा देने की आप बात करते हैं, तो फिर यहां पर सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है? आरक्षण वैसे तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि कानून का कैप है, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो फिर आप आरक्षण कैसे देंगे? आप जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, उनके हिस्से का आरक्षण लेकर जो आप मुसलमानों को देंगे। और ऐसा हो चुका है, 2 राज्यों में ऐसा कांग्रेस पहले भी कर चुकी है, और इसमें जेडीएस भी शामिल थी। तो उस इतिहास को देखते हुए बीजेपी बार बार मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठा रही है। तो ये चीज है। लेकिन इसमें एक और मंशा भी है, इसमें कांग्रेस की मंशा को भी समझने की जरूरत है। अब ये मंशा समझने के लिए, जब ये जो है जिन राज्यों में मुसलमानों को आरक्षण देने की शुरुआत हुई, वो तो एक अलग मुद्दा है। उससे भी बड़ी खतरनाक बात जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान है जो उन्होंने साल 2006 में दिया था। उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। अब भाई पहला हक मुसलमानों का क्यों है? भाई आपने पहला हक मुसलमानों का मान करके जो है आपने भारत का बंटवारा करवा दिया, आपने पाकिस्तान बना दिया, आपने बांग्लादेश बना दिया। तो आप अगर इसी तरह से पहला हक अगर मुसलमानों का देश में मानने लगेंगे, तो कल को कश्मीर एक अलग देश बन जाएगा, उसके बाद हैदराबाद एक अलग देश बन जाएगा, केरल एक अलग देश बन जाएगा। जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ेगी वहां वो कहेंगे भाई संसाधनों पर पहला हक हमारा है, इसलिए हम तो जो है अलग देश की मांग करेंगे। ये वही मानसिकता है जो जिन्ना की मानसिकता थी और जिसके कारण भारत का बंटवारा हुआ था। तो ये कहना तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात को कहा था। अब देखिए, इस देश में मैं फिर अपनी नई किताब का भी जिक्र कर देता हूं। खान मार्केट गैंग है इस देश में, वो कैसे इकोसिस्टम चलाता है। जब मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा, तो बाकायदा कई सारे फैक्ट चेकर आ गए। ललन टॉप के सौरभ आए, उन्होंने कहा नहीं, मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ जो है वो एक ऑल्ट न्यूज वाला जुबेर है, जो वीडियो काट काट के जिसने नुपुर शर्मा की जो है जान पर जो है बनाई, जिसके कारण, तो उसने भी कहा मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन थोड़े ही दिन बाद मनमोहन सिंह का एक और वीडियो आ गया, 2006 का वीडियो जिससे डिनाई कर रहे थे, 2009 का एक वीडियो आ गया। और 2009 के इस वीडियो में मनमोहन सिंह खुलकर कह रहे हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देकर कह रहे हैं मैं अपनी इस बात पर कायम हूं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तो जिस पार्टी के नेता भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का मानते हैं, वो जो है दलितों का, ओबीसी का आरक्षण छीन करके वो मुसलमानों को दे सकते हैं। इसलिए जो है नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि ये गारंटी दें कि ये आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ओबीसी और साथ साथ जो दलित है उनका आरक्षण छीन करके मुसलमानों को नहीं दिया जाए। मैं आपको यह भी बता दूं कि भारत में जब संविधान बन रहा था, ये लोग संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन भारत में जब संविधान बन रहा था
तो बाकायदा इस संविधान सभा की बहस में मुस्लिम आरक्षण का बिल्कुल विरोध हुआ था कि नहीं, मुस्लिम आरक्षण नहीं हो सकता, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। ये संविधान सभा में ये बात उठी थी और संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और बाद में अगर आप जाएंगे तो चाहे वो सरदार पटेल हो या बाकी लोग हों, उन्होंने इसका विरोध किया था। और संविधान सभा के अंदर एकमात्र महिला, मुस्लिम महिला थी और उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये जो बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिन्होंने इसका विरोध किया था। और उस मुस्लिम महिला ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं, मुसलमानों को धर्म के आधार पर कोई आरक्षण जैसी सुविधा नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात और है, ये जो बेगम एजाज रसूल हैं, इन्होंने किताब भी लिखी थी, पर्दा टू पार्लियामेंट। ये संसद में पहुंची थी और ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य थी और ये किसी आरक्षित सीट से नहीं आई थी, ये मुस्लिम के लिए आरक्षित सीट से नहीं आई थी, ये आम सीट से आई थी। और इन्होंने पर्दे से निकली और इन्होंने कहा मुझे बुर्का नहीं चाहिए। पर्दा टू पार्लियामेंट इन्होंने किताब लिखी और उस पर्दे से निकलकर बिना किसी आरक्षण के ये संसद में पहुंची। उस वक्त जो है संविधान सभा की सदस्य बनी और इन्होंने कहा मुसलमानों को आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। अब आप सोचिए कि वो जमाना था 1946-47 जब बेगम एजाज रसूल जैसी भारत में क्रांतिकारी महिलाएं थी जो आरक्षण का विरोध करती थी, सामान्य सीट से जीत कर आई और जो पर्दे के खिलाफ थी। लेकिन आज जो है, आज की जो सो कॉल्ड जो बड़ी प्रोग्रेसिव पार्टियां हैं, प्रोग्रेसिव महिलाएं हैं, वो पर्दे को सही मानती हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। वो बाकायदा इसलिए लड़ती हैं कि महिलाओं को क्लासरूम के अंदर भी बैठकर पर्दा करना चाहिए, परीक्षा देते हुए पर्दा करना चाहिए। वो सब ये सब चीजें के लिए लड़ रही हैं और इनका समर्थन जो है ये विपक्षी गठबंधन की पार्टियां करती हैं। तो संविधान सभा में साफ तौर पर मुस्लिम आरक्षण को अस्वीकार किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा इसलिए उठा है क्योंकि विपक्षी पार्टियों का पूरा बैकग्राउंड रहा है, ये जब जब सत्ता में आई हैं इन्होंने मुसलमानों को आरक्षण या तो दिया है या देने के लिए कानून बदलने की कोशिश की है, या इन्होंने ओबीसी का हक मारा है, या साथ साथ इन्होंने इसको देने के लिए तमाम तरह की तिकड़में लगाई हैं। कैसे कैसे इन्होंने मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या क्या तिकड़में लगाई हैं, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।